भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन इवॉल्व हुआ है काफी हद तक। आज से 20 साल पहले कुछ हजार करोड़ का ही ये पोर्टफोलियो हुआ करता था माइक्रो फाइनेंस का। आज के दिन में जो कि मैं कहता हूँ काफी घट के भी 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है। करीब 6.5 करोड़ हाउस होल्ड जुड़े हुए हैं साथ में। 6.5 करोड़ घर। जी कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, कोई मुफ्त में आपको कोई जी कुछ नहीं देता। ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं और आर्थिक फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं, डेट ट्रैप में पड़ जाते हैं और उससे तो लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। अब यंग लोग लेते हैं, वो मोबाइल खरीदते हैं, नया से नया मोबाइल आया, वो एक कंजम्पशन यूज है। बट एक और जब तक आपने उसका डब्बा खोला उसकी वैल्यू 50% तो कम हो। बिल्कुल, लोन एक पावर है आपको लिवरेज करने का। एक नेगेटिव सा माहौल उभर कर आया है कि तकलीफ है, डिस्ट्रेस है इस सेक्टर में, प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर में। ऐसा क्यों, क्या हुआ है? सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपना पूरा करियर, जो कम इनकम के लोग होते हैं उनको किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, उनमें अपना पूरा जीवन, अपना करियर लगभग कंप्लीट किया। 16 साल से माइक्रो फाइनेंस और उससे भी पहले से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं और 16 साल से मुथूट माइक्रो फाइनेंस के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल सीईओ हैं मुथूट माइक्रो फाइनेंस के और बहुत बड़ा इनका फोकस है वुमेन पर, कि कैसे जो महिलाएं हैं छोटे शहरों की, गांव की, उनको किस तरह से क्रेडिट मिले, पैसे मिले लोन पे, जिससे कि वो उभर कर फाइनेंशियली इंक्लूसिव बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सदाफ सईद आने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ये बताइए सबसे पहले कि ये जो अभी कहर गिर पड़ा है जियोपॉलिटिकल, इससे किस तरह की दिक्कत आ रही है आपके मुताबिक? जो अब कई कई चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं अब, जो हमने कभी एंटिसिपेट नहीं की थी, चाहे एलपीजी हो, आज पढ़ रहा था कहीं के दवाइयों के भी कॉस्ट बढ़ेंगे, आप लोगों के लिए शायद क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो माहौल सा एक बन गया है डर का और वॉर का, तो उससे क्या जो ऑन द ग्राउंड आपके कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेस विमेन हैं, उनको अभी तक कोई असर पड़ा है और क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है इसका? नहीं, सही बात है। बहुत बड़ा इवेंट है ये, ग्लोबल क्राइसिस है। और आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मुझे लगता है कि कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, कोई भी सेक्टर। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मे बी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आएगा। अभी फिलहाल इमिजिएटली बिकॉज क्राइसिस अभी बहुत नहीं है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू नहीं हुआ है। बट जैसे हम सुन रहे हैं एलपीजी प्राइसेस बढ़ेंगे, पेट्रोल और ये डीजल की कमी रहेगी या उनके प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, तो उससे डेफिनेटली इनफैक्ट इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट हो सकता है और इन्फ्लेशन की वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर चीज़ें महंगी हुई, अफोर्डेबिलिटी में कुछ दिक्कत आई बोरोअर को और कस्टमर को, तो हाउस होल्ड बजट हिल जाता है उससे। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग रन में। मगर मुझे लगता है, आशा मेरी यही है कि ये टेम्पररी क्राइसिस होगी और हमारे पास ऑल्टरनेट हैं। आप जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट नेगोशिएट कर रही हैं और ऑल्टरनेट एरियाज से अपना फ्यूल का सप्लाई का कोशिश कर रहे हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं। बट मुझे लगता है पर्कुलेटेड डाउनवर्ड्स थोड़ा सा इम्पैक्ट तो रहेगा, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है अप्रैल में, तो उसमें देखते हैं कि क्या पॉलिसी रहती है। इन्फ्लेशन अभी तक अंडर कंट्रोल है, आरबीआई के जो टारगेट है उससे काफ़ी नीचे है। तो अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा, तब भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से अगर ग्रोथ कम होती है, जीडीपी ग्रोथ कम होती है, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी में इम्पैक्ट आ सकता है और वो डेफिनेटली नीचे डाउनवर्ड्स पर्कुलेट होगा और इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि आप इस सेक्टर से जुड़े रहे हैं, इससे पहले भी आप कुछ वेंचर्स के साथ जुड़े थे माइक्रो फाइनेंस के। ये एक यंग इंडस्ट्री है भारत में, जी और जब ये शुरू हुई थी तो मुझे याद है कि जब बात करते थे लीडर्स से, तो उनका ये मानना था कि आज जो एक
लो इनकम या छोटे शहर की जो एक गृहिणी है या आदमी है, जब उन्हें किसी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो मनी लेंडर के पास जाते हैं और 30, 40, 50% तक का ब्याज उनको देना पड़ता है। ये प्रॉब्लम थी जो माइक्रो फाइनेंस सॉल्व करने के लिए उतरी थी। जी। हाल के कुछ एक आध साल में पढ़ रहा हूं, काफी एक नेगेटिव सा माहौल उभर कर आया है कि तकलीफ है, डिस्ट्रेस है इस सेक्टर में, प्रॉब्लम्स हैं इस सेक्टर में। ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है? फिर जी इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि कैसे माइक्रो फाइनेंस ग्रो करा है, क्या सूक्ष्म लोन की मतलब पेनिट्रेशन बढ़ा है। अब आप 20 साल पहले की बात करिए, भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ही था, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी। ये एक इनिशिएटिव है माइक्रो फाइनेंस जो कि ग्रामीण मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें महिलाओं को जोड़ के साथ में एक बोरोइंग हैबिट बनाई जाती है और इन छोटे लोन दिए जाते हैं, और उसी हैबिट के बाद और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये सब भी कराया जाता है। उस जमाने में लोन बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, करीब 10,000 रुपये, 5,000 रुपये का लोन। ये इंडिया में थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हमने लाया है। जो पहले ग्रामीण मॉडल था जो बांग्लादेश से ओरिजिनेट हुआ था, उसमें पहले सेविंग करा करती थी महिलाएं, और वो एसएचजी ग्रुप में सेविंग होके उसी सेविंग में से जो एसएचजी मेंबर थे उनको कुछ कुछ लोन दिया जाता था। ये थोड़ा मॉडिफाइड हुआ क्योंकि रेगुलेशन ऐसी है हमारे भारत में कि एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो इसलिए ये लोन दिया जाता है डायरेक्टली कस्टमर को, बट बहुत छोटा लोन दिया जाता है। बट एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन इवॉल्व हुआ है काफ़ी हद तक। जहां हम बात कर रहे थे पहले, आज से 20 साल पहले, कुछ हजार करोड़ का ही ये पोर्टफोलियो हुआ करता था माइक्रो फाइनेंस का। आज के दिन में जो कि मैं कहता हूँ काफी घट के भी 3 लाख, 3.5 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो है, करीब 6.5 करोड़ हाउस होल्ड जुटे हुए हैं साथ में। 6.5 करोड़ घर जी। हाउस और होल्ड। ये एक साल पहले तक 8 करोड़ थी संख्या। अब ये थोड़ा बिकॉज पिछले 1-2 साल में स्लो डाउन हुआ है तो ये कुछ लोग कम हो गए हैं। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैंकिंग पेनिट्रेशन, ये अगर स्लो आप, डाउन क्यों है? स्लो डाउन इसीलिए कि डिफॉल्ट रेट बढ़े, ओवर लेंडिंग हुई थोड़ी बहुत, और थोड़ा आरबीआई की तरफ से भी ये था कि अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा देख के लेंड करा जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है लास्ट 2 साल में। बट अब फिर से ये लेंडिंग पिकअप कर रही है। बट मैं आपकी बैक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर मैं लेके जाऊं आपको पुराने टाइम में, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं थी। 2014 और 2013 से पहले करीब अडल्ट पॉपुलेशन में 30% बैंक अकाउंट थे सिर्फ, हम्म। उससे हम्म। ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं। 70% जो अडल्ट पॉपुलेशन थी वो विदाउट बैंक अकाउंट्स थी। जनधन के कारण आज के दिन में ये संख्या 90% ऑफ द अडल्ट हाउस होल्ड हैज़ अ बैंक अकाउंट। सो 90% लोगों के पास है। साथ में आधार आया, जिसने आपको आइडेंटिफिकेशन करना आसान बनाया, उस और क्रेडिट ब्यूरो सिस्टम बना, और उसकी वजह से क्रेडिट पेनिट्रेशन आसान हुआ। तो आज के दिन में सिर्फ माइक्रो फाइनेंस नहीं, फिनटेक भी है और एनबीएफसी भी हैं और बैंक भी हैं जो रूरल हाउस होल्ड को केटर कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में माइक्रो फाइनेंस डिफरेंट है। पहले माइक्रो फाइनेंस था एक्सेस का प्रॉब्लम, कि आपके पास कोई बैंक ब्रांच नहीं है, आपके घर के आसपास किलोमीटर तक, 100-100 किलोमीटर तक गांव में कोई बैंक ब्रांच नहीं थी। कोई और ऋण देने वाला नहीं था, सिर्फ वो जैसे आपने सही बोला मनी लेंडर ही थे। और साहूकार 40-50 नहीं, 100%, 120% पे लोन देते थे। एक साउथ इंडिया का एक पॉपुलर लोन है, उसे कहा जाता है मीटर लोन। मीटर। जी। तो उसमें 10,000 रुपये सुबह देते हैं, जिसमें से 1,000 रुपये पहले ही डिडक्ट करते हैं, तो आपको हाँ, ये 9,000 रुपये सुना। मिलेंगे। और आपको शाम तक वो 10,000 रुपये चुकाने हैं, और आपने नहीं चुकाया, 5 बजे तक चुकाने हैं। अगर 5 बजे तक नहीं चुकाए तो वो 500 रुपये हर घंटे का चार्ज होगा।
तो 10% आपने पहले ही रख लिया, और उसके बाद पेनल्टी भी है, तो आप अगर उसे कैलकुलेट करें तो वो 3,650% का ऋण है। रेट। तो उस तरह के लेंडिंग हुआ करती थी जब माइक्रो फाइनेंस नहीं था। आज के दिन में मुझे मतलब सराहना करनी चाहिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की भी और बैंकिंग सिस्टम की, कि आज के दिन में एक्सेस टू क्रेडिट का प्रॉब्लम सॉल्व है। कम से कम आपको कहीं ना कहीं से लोन मिल जाएगा। मगर साथ में क्या आता है समस्या, कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो लोन देने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें ये चैलेंज आता है कि आप, कुछ लोग, बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है अभी, अंडरस्टैंडिंग कमी, तो आप ज्यादा लोन ना ले लें। तो वो समस्या पिछले 2 साल हमें फेस करी। क्योंकि सब लोग, आ, एंटिटीज उन्हीं लोगों तक पहुंचते गए। जी जी जो जी पहले अर्बन इंडिया में था कि आपके लिए पर्सनल लोन है, जी ले जी लीजिए, जी जी चाहिए नहीं है, कई बार तो मैसेज आता है अभी भी अप्रूव्ड। जी वो समस्या अब आप कह रहे हैं वहां पहुंच गई, क्योंकि जी, सब लोग किसी हद तक, अब किसी हद उन्हीं तक। को ही केटर कर रहे हैं। जी, क्योंकि मार्केट में आपके पास क्रेडिट वर्दी बोरोवर लिमिटेड हैं और कंपनी ज्यादा हैं, तो वो लोन देना चाहती हैं सभी को। बोरोवर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इतना ही बोरो करें जितना हम पे कर पाएं। बट हर कोई बोरोवर इतना प्रैग्मेटिकली नहीं सोचता है और फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होता है। तो इसीलिए एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की है, कि साथ साथ में वो फाइनेंशियल लिटरेसी भी करें और रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग करें। अगर सामने बोरोवर दिखता है कि उसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन ले रखे हैं, तो उसे और बर्डन ना डालें। तो वो एक तरीके का इंस्टीट्यूशनली हमने एसआरओ में रेगुलेशन लाए हैं, ये सब ओवर लेंडिंग की क्राइसिस देख के। तो उसके बाद अब लेंडर कैप हमने 3 लेंडर की क्या लगा दी है, मैक्सिमम 3 लोग उनको फाइनेंस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो वो रेगुलेशन का वायलेशन माना जाएगा। तो उसके कारण काफ़ी सिचुएशन कंट्रोल में आई है। पहले अगर आप देखें, जब ये क्राइसिस शुरू हुई तो बीस मल्टीपल परसेंट जगहों से लोग लोन लिए जा रहे थे। जी जी जी, सो 20% करीब बोरोवर ऐसे थे इंडस्ट्री में जिनके पास 4 से अधिक लोन थे, ये 2 साल पहले की। बट आफ्टर दिस रेगुलेशन ये काफी कंट्रोल में है। आज के दिन में ऐसे कस्टमर करीब 4% से कम है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक चैलेंज था पिछले 2 साल में, बट अब इंडस्ट्री ने रिस्पॉन्सिबली काम करके इसके ओवरकम कर लिया है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आगे जाके थोड़ा माइक्रो फाइनेंस का लेंडिंग तरीका बदलेगा। किस तरह से? पहले जो था वो ज्यादातर डिपेंडेंसी होता था ग्रुप पे, कि आपने ग्रुप बनाया, समूह बनाया 10 से 15 लेडीज का, और उनको आपस में सोशल कोलैटरल होता था, जॉइंट लायबिलिटी, कि एक महिला ने दूसरी महिला की गारंटी दी, तो आपस में ये 10 महिलाएं एक दूसरे की गारंटी देते थे, तो उस पे लोन दिया जाता था। अब जो हम आज के दिन में देख रहे हैं, आजकल में बहुत सरोगेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये फॉर्मूला अच्छा था उन जगहों के लिए जहां पे फर्स्ट टाइम बोरोवर ज्यादा थे, कोई पहले कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, और कुछ आपको पता नहीं था उनके बारे में, फाइनेंशियल हैबिट, बैंकिंग हैबिट। बट आज के दिन में हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम इतना इवॉल्व हो गया है कि ज्यादातर लोग, क्रेडिट हिस्ट्री है कहीं ना कहीं, कहीं से बोरो करा है क्योंकि एक्सेस टू क्रेडिट है। दूसरा, आज के दिन में बैंकिंग हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बन गया है। और क्रेडिट ब्यूरो इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है। आपके पास 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनका क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं, उसके बेसिस आप लेंड कर सकते हैं। तो अब जो मुझे आने वाले दिनों में लगता है कि जो रिपीट कस्टमर हैं, डेफिनेटली जो फर्स्ट टाइम बोरोवर नहीं है, उसके लिए इंडिविजुअल क्रेडिट असेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप उसको इंडिविजुअली असेस करें कि कितना इनका कैश फ्लो है और कितना इनकी सक्षमता है पे करने की, तो वो उस तरह से लेंडिंग होगी। ऐसा ही हम कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे अपने कस्टमर जो ग्रुप लोन से थे, उन्हें इंडिविजुअल लोन की तरफ ग्रेजुएट करा है, एंड आज के दिन में वो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपने और बैंक में अब आपका क्या एज रह गया बैंक के बनस्बत? क्योंकि जैसे आपने कहा 90% हाउस होल्ड के पास बैंक अकाउंट, जी और वो भी जाके रूरल में भी फोकस कर रहे हैं, जी जी और उनके पास ये एडवांटेज है कि वो डिपॉजिट रेज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। जी। तो एज क्या रह गया फिर आपका?
बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी आज के दिन में। देखिए, बैंक डेफिनेटली उनकी रीच बढ़ गई है और वो कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया है, बट अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मात्र एक बैंक अकाउंट ओपन करना नहीं है। नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि आप बैंकिंग की एक्सेस हो, उनको क्रेडिट की एक्सेस हो, उनको इंश्योरेंस की एक्सेस हो, उनको रेमिटेंस की एक्सेस हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, और आज के दिन में डिजिटल लिटरेसी भी। सो बैंक ने अकाउंट ओपन कर दिया है, बट उस हाउस होल्ड पे आज के दिन में भी वो क्रेडिट कॉल लेने में थोड़ा सा कतराते हैं और उनको लगता है कि रिस्की प्रोपोजिशन है। दूसरा, आज के दिन में भी ये टू अ ग्रेट एक्सटेंट फिजिटल मॉडल है, जिसमें काफी चीजें आप डिजिटली यूज कर रहे हैं। आप अंडरस्टैंडिंग अंडरराइटिंग जो कर रहे हैं वो डिजिटली अंडरस्टैंड करके कस्टमर को उसका क्रेडिट ब्यूरो स्कोर देख के ये सब कर रहे हैं, बट डिलीवरी मैकेनिज्म आज भी फिजिकली है। लोन डेफिनेटली कस्टमर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, बट जो कलेक्शन है वो आप जाके ग्रुप में लोगों से कलेक्ट करते हैं खुद ही। तो जब तक एक ग्रुप मॉडल रहेगा, मेरे ख्याल से बैंक के लिए जो ओपेक्स स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहेगा कि ग्रुप में जाके कलेक्ट करना दिक्कत रहेगा। तो इसलिए ये मॉडल माइक्रो फाइनेंस के थ्रू ही चलेगा। एंड मेरे हिसाब से माइक्रो फाइनेंस एक प्रूवन डिलीवरी मॉडल है। थोड़ा दिस इस लोन में आपको कस्टमर कनेक्ट ज्यादा चाहिए, जो आपको कस्टमर देखता है सामने कि मुझे किससे लोन मिल रहा है, और वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि एक डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर के साथ रहे। उसमें डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा है, वो बैंक के लिए मेरे ख्याल से प्रोहिबिटरी रहेगा, इसलिए बैंक डायरेक्टली नहीं जा पा रहे हैं। ये जो लोन है आपसे कौन ले सकते हैं? सो हमारा जो लोन है वो महिलाएं लेती हैं। सिर्फ महिला? जी, महिलाओं का ग्रुप बनाते हैं। आदमियों को नहीं देते आप? फिलहाल अभी तक तो नहीं देते हैं। हम्म। देखिए, ये भी प्रूवन मॉडल है। महिलाएं, हमने ये देखा है कि ज्यादा क्रेडिट वर्दी ऑफ होती हैं। कोर्स, उसमें तो कोई शक ही नहीं। और ये इसका कारण है क्योंकि महिलाएं जब उनको पैसा मिलता है तो वो अपना पैसा अपने घर में लगाती हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन में, अपना स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्टिव लिविंग बढ़ाने एसेट में। में, जी, और अपना हेल्थ केयर में और अपना बिजनेस बढ़ाने में। हमने जो रूरल हाउस होल्ड में जनरली देखा है कि मेन बोरोअर कुछ पैसा अपने बिजनेस में लाएंगे, बट ज्यादातर इधर उधर खर्च हो जाता है। कुछ अल्कोहल में भी कंज्यूम हो जाता है, तो वो प्रोडक्टिव यूज के लिए नहीं जाता है। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस का थ्योरी हमेशा रहा है कि वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड, उनको पैसा दिया जाए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करी जाए, जिससे उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन। तो वुमेन जो बोरोवर हैं, अगर आपके पास आती हैं तो उन्हें क्या कारण दिखाना पड़ता है आपके पास कि वो लोन क्यों ले रही हैं? जैसे आपने कहा, अगर उनके बच्चे हैं, उनके एजुकेशन पे खर्चना है, तो क्या वो उसके लिए भी लोन ले सकती हैं, क्या सिर्फ अगर बिजनेस है तो उसी लिए मिलता है? प्रोडक्टिव यूज जो भी रहता है हमारे यहाँ, उसके लिए लोन मिलता है। सबसे पहले तो देखिए, माइक्रो फाइनेंस एज एन इनिशिएटिव इज अ इनिशिएटिव टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एट द हाँ, बॉटम ऑफ द इसीलिए पूछ पिरामिड। रहा हूं मैं हाँ, कि नॉर्मली तो तो। कोई भी छोटा मोटा काम आप करते हैं, या तो कोई किराने की शॉप चलाती हैं, या घर पे सिलाई करती हाँ, हैं, या कुछ वीविंग हाँ, और ये। कुछ भी काम आप करती हैं, तो उसके लिए सहायता और लोन मिल सके। कितना तक देते हैं आप? हम 10,000 से 3 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। और इस पे क्या ब्याज आप लेते हैं? सो ब्याज जो रहता है वो डिमिनिशिंग रेट रहता है, 18% से 24% तक का, साल का? साल का, जी। हम्म। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो किसी प्रोडक्टिव यूज के लिए हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो इसलिए हमारा लोन जो कहलाता है वो इनकम जनरेटिंग लोन कहलाता है। मैं समझता हूँ कि एक घर में और भी कंजम्पशन की ज़रूरत होती है, तो अगर कोई एक्सपेंसिव डेट है उसको पे करने के लिए लोन यूज़ किया जाए तो उसे भी अब प्रोडक्टिव यूज़ माना जाता है। अगर बच्चे की एजुकेशन के लिए भी यूज़ करें पार्ट ऑफ दैट लोन, वो भी प्रोडक्टिव यूज़ के लिए माना जाता है। बट कंजम्पशन के लिए हम आइडियली प्रेफर नहीं करते। प्रेफर यही है कि कोई आपका कारोबार हो, बेशक वो कैटल रेयरिंग बिजनेस हो के घर घर में किसानों में दूध निकालते हैं और बेचते हैं डेली,
तो चाहे वो ही हो, हम उसके लिए लोन देते और हैं। ये अनसिक्योर्ड होता है कि आप जैसे कैटल है तो गाय को ले लेते हैं, नहीं नहीं, मतलब ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड होता है, विदाउट कोलैटरल फ्री लोन है। जो ये नॉर्मली एक बैंक नहीं देगा। जी करेक्ट, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो कस्टमर हम केटर करते हैं उनके पास एसेट्स नहीं हैं, तो वो कोलैटरल नहीं ऑफर कर पाते, इसलिए बैंक से लोन नहीं ले पाते, एंड जनरली माइक्रो फाइनेंस कंपनी उनको केटर करती हैं। ये रेट तो काफी हाई नहीं है, 18 से 24? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आपने अपनी कंपनी में पिछले 1 साल में क्रेडिट कॉस्ट अपना 1/3 कर दिया। जी। तो अगर क्रेडिट कॉस्ट आपका इतनी तेजी से आपने घटाया है, तो पहले तो ये है कि ऐसा कैसे किया आपने, और दूसरा, क्या आप देखते हैं आने वाले दिनों में अगर क्रेडिट कॉस्ट कम होते गए तो आप इसे पास ऑन कर पाएंगे, कि क्या कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इतनी ज्यादा है कि रेट यहीं रहेंगे? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इसमें दो तीन चीजें एक समझनी पड़ेंगी। एक तो जो आप कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, हमने जो पैसा मिलता है वो बैंक से पैसा मिलता है। तो आज के दिन में हम सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, फिर भी हमारा जो पैसा हमें मिलता है वो करीब 10% की रेट पे बैंक हमें पैसा देता है। हम्म। लगभग 10 साढ़े 10% के रेट पे। उसके बाद जो लास्ट माइल डिलीवरी कॉस्ट रहती है, जो हमें कस्टमर के पास, घर के पास जाके लोन देना है और रिकवरी करनी है, वो करीब बहुत एट आर स्केल, सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्केल पे भी करीब 6.5% का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रहता है। तो 10.5% प्लस 6.5%, 17% का आपका ये कॉस्ट है। इसके अलावा जैसे आपने बोला क्रेडिट कॉस्ट, पिछले साल क्योंकि चैलेंजेस थे, क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी हाई था, पूरी इंडस्ट्री का काफ़ी हाई था। बट हमने काफ़ी चीज़ें करी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट कम आया है। बट क्रॉस साइकिल अगर आप देखें कि 5 सालों में क्या क्रेडिट कॉस्ट रहता है, तो इसका रेंज 3.5 से 4% के करीब क्रेडिट कॉस्ट रहता है। अगर आप वो 3.5% क्रेडिट कॉस्ट लगाएं, 17 प्लस 3.5, तो 20% तो ये हो गया आपका कॉस्ट। फिर उसके ऊपर डेफिनेटली हम एक एंटिटी है जिसमें शेयर ऑब्वियसली होल्डर्स हैं, उनको कुछ रिटर्न मार्जिन ऑफर तो करना आपको है। रखना ही है। तो हमें कम से कम अगर रेट भी हम दर चार्ज करें तो 22-23% वही हम आज कर रहे हैं। और ये आरबीआई प्रिस्क्राइब फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि कोई आर्बिट्रीली डिटर्मिन्ड फॉर्मूला है। आरबीआई ने प्रिस्क्राइब करा है कि जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो बोर्ड अप्रूव होनी चाहिए, जिसके 4 कंपोनेंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे: कॉस्ट ऑफ फंड, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपका रिस्क क्रेडिट कॉस्ट दैट इज, एंड देन प्रॉफिट मार्जिन दैट यू वांट टू बिल्ड ऑन इट, एंड इट। आजकल आजकल सब एआई से बहुत डरे हुए हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र में हैं, बिजनेस में है, वहां पे तो ये बहुत कमाल की चीज हो सकती है। बिल्कुल आपकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में, असेस करने, डेटा आपके पास इतना सारा है इन सब लोगों का, तो आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं एआई को? बिल्कुल बिल्कुल, हम आज के दिन में जो एआई का यूज़ है, आपने मुझसे पूछा कि क्रेडिट कॉस्ट आपने कैसे घटाई है। तो क्रेडिट कॉस्ट हमने घटाई है जो अपना अंडर राइटिंग है उसको स्ट्रेंथन करके, और अंडर राइटिंग में हमने एआई का यूज़ करा है। तो इसमें हमने एक टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनर करा है, बैंगलोर बेस्ड एंटिटी है जिसमें प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। पर्सनल डिस्कशन जो कस्टमर का होता है वो आपस में, जैसे हम बात कर रहे हैं, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, तमिलनाडु में तमिल में, केरला में मलयालम में वो रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड होके वो वर्बल डिस्कशन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो टेक्स्ट से कन्वर्ट होके जो रेलेवेंट पोर्शन है उसको यूज करके वो एक क्रेडिट अप्रेजल मेमो बना देता है। और ये ऑन द फ्लाई हो रहा है, जैसे आप और मैं कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो साथ में क्रेडिट अप्रेजल मेमो बन जाता है। और साथ ही में इस टेक्नोलॉजी में एडवांटेज है, अगर हम किसकी बिजनेस की फोटो लेंगे, उनके तो क्या स्टॉक है उनके बिजनेस में, एक वो स्टॉक को वैल्यू असाइन कर देगा। साथ में अगर उनके हाउस होल्ड की फोटो लेंगे तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग असाइन कर देगा। तो इससे हमें एक अंडरराइटिंग में आसानी मिलती है कि हम एक लिविंग स्टैंडर्ड पता चल जाता है, कितना स्टॉक है कस्टमर का पता चल जाता है, और एक क्रेडिट अप्रेजल मेमो बन जाता है। साथ में हमारा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी इंटीग्रेटेड है, सो इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम अंडरराइट बेटर कर पाते हैं।
उसकी वजह से हमारा क्रेडिट कॉस्ट पिछले 12 महीने में काफ़ी कम आया है। सो पहले 9.4% था, पहले क्वार्टर में हमारा ये 4.6 आया, दूसरे क्वार्टर में हमारा ये 3.7 आया, थर्ड क्वार्टर में अराउंड 3.3। वी आर होपिंग इट विल कंटिन्यू टू फॉल डाउन, सो इट विल बी, बट क्रॉस साइकिल 3-3.5% क्रेडिट कॉस्ट आप समझ सकते हैं। हम्म। आजकल की जो नई जनरेशन है वो ईएमआई पे जीना पसंद करती, क्योंकि आजकल आप देखिए, जैसे आपने पिछले 2 साल की कहानी बताई कि आजकल तो ऐसी हालत हो गई है कि एमआरपी भी नहीं बताती कंपनी, सिर्फ ईएमआई बता देती है और हम सब चल पड़ते हैं जाके लेने। और खासकर क्योंकि डिजिटल से, टेक्नोलॉजी से इतनी ईज हो गई है ट्रांजैक्शन की, तो ऐसी क्या 2 या 3 एडवाइस देंगे आप उन यंग महिलाओं को जिनको आप लेंड करते हैं या जो बोरो करती हैं, कि किन चीज़ों का ख्याल रखिए? क्योंकि कर्ज, जैसे आपने कहा, वो मीटर में भी कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, कोई मुफ्त में आपको कोई जी। कुछ नहीं देता। तो कर्ज सिर्फ चीज लेके खत्म नहीं होता, उसे चुकाना पड़ता है। और ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि और आर्थिक फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं, डेट ट्रैप में पड़ जाते हैं, और उससे तो लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। जी। तो इस पर अगर आप कुछ बताएं कि क्या ऐसी 2 या 3 चीजें हैं जो ध्यान में रखिए कोई भी लोन लेने से पहले। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको अपनी कैपेसिटी समझनी चाहिए कि कितना आप लोन ले सकते हैं और कितना आसानी से चुका सकते हैं। और एक थंब रूल है कि आप अपनी जो 50% इनकम है उसको रखें अपने खर्चों के लिए, जो कि डे टू डे खर्चे हैं आपका, मतलब घर चलाने का और बच्चों की स्कूल की फ़ी और जो भी कुछ और किराए का खर्चा, उतना आप अपना एक थंब रूल है 50% उसमें रखें। बाकी का बचा जो 50 है, आप उसी के अंदर आपकी इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए। चाहे आप एक लोन लें चाहे दो लोन लें, उतनी आनी चाहिए। ये एक आपको बेसिक थंब रूल है, ये रखना चाहिए। फिफ्टी बट परसेंट आपकी जो आमदनी है जी, उससे उतने तक का ही आपको लोन लेना चाहिए। जी, जी, जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल बोरोअर आपको ये सोचना चाहिए कि लोन प्रोडक्टिव यूज के लिए हो, जिससे आपकी या तो इनकम बढ़ रही हो, या आपके खर्चे कम हो रहे हैं, या आपकी कुछ आमदनी करने में आसानी आ रही है। तो जैसे कल के दिन में अब यंग लोग लेते हैं, वो मोबाइल खरीदते हैं, नया से नया मोबाइल आया, वो एक कंजम्पशन यूज है। बट एक और जब तक एंटरप्रेन्योर, आपने उसका डब्बा खोला उसकी वैल्यू 50% तो कम हो गई। बिल्कुल। बट अगर वही आप मोबाइल ले रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, हाँ। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ के आगे बढ़ना है, वो प्रोडक्टिव यूज है। वैसे ही अगर कोई जहाँ छोटा दुकानदार जिसके पास डिजिटल पेमेंट लेने का कोई साधन नहीं है, वो एक मोबाइल लेता है डिजिटल पेमेंट लेने के लिए, वो प्रोडक्टिव यूज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपने पहले कहा कि जी, बच्चों की शिक्षा हो गई, ये प्रोडक्टिव चीजें हैं। जी, जी, जी। तो लेकिन आप कोई, मतलब, आपको कुछ चीज अच्छी लग रही है देखने के लिए, आप लेना चाह रहे हैं, तो वो अगर आपके पास है क्षमता तो फिर लीजिए, नहीं तो लोन लेके फिर हाँ, आप उसकी लोन लेके वैल्यू। ना लें तो बेहतर रहेगा। अगर लोन लेना है तो ये देखना चाहिए कि प्रोडक्टिव यूज है उसका, तो बेशक लोन लें। तो ये सबसे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस मुश्किल से होता बता, है ये। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरे पिताजी ने आज तक कभी लोन नहीं लिया। और हाँ, उस बैकग्राउंड से आते हैं कि मतलब लोन लेना माना जाता था कि भाई आप कर्ज में जा रहे हैं। तो बट अब चेंज हो गया है। अब मैं अपने लिए मैंने काफी लोन लिए और उनको सही पे भी करा। बट आपको ये तरीके से इसे सही डिसीजन लेना चाहिए। लोन एक पावर है आपको लिवरेज करने का। आपके पास जो कैश फ्लो है उसको लिवरेज करके आप अपना आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपना कंफर्ट आगे कर सकते हैं। बट
उसको लिवरेज को सही तरह से यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोला कि रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों से और उसके लिए कर्ज ले लेते हैं। वो ना लेके अगर वो सोचें कि मेरे प्रोडक्टिव यूज के लिए और मेरे लिए कितनी जरूरी है, उसके हिसाब से लोन लें तो बहुत सही रहेगा। आपके पिताजी ने कहा कि लोन नहीं लेना चाहिए, आपने ऐसा करियर चुन लिया कि सबको लोन दे दिया। जी, टाइम इस तरह इवॉल्व हुआ है। आखिर में जाके ईज के लिए मुझे अपने पिताजी को एक क्रेडिट कार्ड दिलाना पड़ा बनाना ताकि वो पड़ा, अपना अच्छा। बिजली का बिल और अपने डेली के खर्चे दे सकें वो आराम से, तो वो उन्होंने भी यूज करा। बट आई थिंक टाइम के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, बट बट एक्सेस आई ऑफ थिंक जो एनीथिंग इज लार्जर बैड। हाँ, उनका जो पॉइंट था, जैसे कहते थे कि जितनी आपकी चादर हो उतना ही पैर पसारिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे पूर्वज कह गए, ये अच्छी बातें थी, क्योंकि रोज पढ़ते हैं किसी ना किसी ने सुसाइड कर लिया या अपने आप को मार लिया क्योंकि लोन नहीं चुका पाए। जी, ये ऐसी ऐसी सिचुएशन ना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जरूरी रिस्पॉन्सिबल है। लेंडिंग। और कई बार तो पता भी नहीं चलता कि कारण वो था, बाद में पता चलता है कि वो कारण था। जी और अब तो रेगुलेशंस इतने टाइट हो गए हैं। नहीं तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो पढ़ा था किडनियां तक चली जाती थी आपकी लोन देने में वापस। अब तो कम से कम ये सब रिकवरी एजेंट, ये सब उस पे काफी रेगुलेटर ने रोक लगा दी, लेकिन और अनसिक्योर्ड हैं लोन, जी तो कैसे आप लेंगे वापस? जी। नहीं तो मेरा तो यही एक इसमें एडवाइस है और कहना है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि आपका जीवन अंत करा जाए। वो तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, तो लोन तो एक बहुत छोटी सी बात है। आपको डेफिनेटली अपनी सक्षमता जितनी हो उतना ही लेना चाहिए, और अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो उसके रास्ते हैं कि आप किस तरह से उनको रिजॉल्व कर सकें, तो उस पे फोकस करना चाहिए और निराश कभी नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपके अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, इनको अगर कोई बाय चांस डिफॉल्ट कर दे तो आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं? तो हमारे बहुत वेल एस्टैब्लिश एस्केलेशन मैट्रिक्स है इसका। लोगों को सही राह पे लाने के लिए सबसे पहले तो हमारा ये लोन सिर्फ मोटिवेट करते हैं हम लोगों को कि अगर लोन नहीं देंगे तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा और आगे जाके आपको किसी भी तरह की लोन अवेल करने में दिक्कत आएगी, और वो आपके बच्चों के लिए भी आगे चल के समस्या बन सकती है। तो सिर्फ मोटिवेट करा जाता है। उसके अलावा हमारे पास रिकोर्स ये है कि हम लोक अदालत करते हैं, जिसमें हम लोगों को बुलाते हैं और उनसे आर्बिट्रेशन करते हैं कि आपकी समस्या हम समझते हैं कि आप अगर कुछ आर्थिक तंगी में हैं तो कितना आप दे सकते हैं, उसके हिसाब से सेटलमेंट किया जाता है। इंटरनली हमारा मैकेनिज्म ये है कि पहले 30 दिन तक सिर्फ टेलीफोन पे कॉल करके कस्टमर को बोला जाता है कि अगर आपका ओवरड्यू है तो इसे क्लियर कर दें। अगर 30 दिन तक वो नहीं कर पाते हैं तो 30 से 60 दिन में हमारी टीम उनके साथ फॉलो अप करती है, सेंटर मीटिंग जहाँ पे होती है उनके साथ। अगर उसमें भी नहीं आता है तो फिर हम लोक अदालत और अदर लीगल कोर्स में जाते हैं। बट कभी भी कोर्सिव कलेक्शन की प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ कस्टमर को मोटिवेट और कन्विंस करके ही इस लोन और को। कई बार हो सकता है कि कोई जेन्युइन कंसर्न हो किसी का, यस। तो वो भी आप फैक्टर करते हैं। जी जी बिल्कुल। अगर आर्बिट्रेशन में ये निकल के आता है कि ये इतना ही दे पाएंगे तो उसके हिसाब से हम लोन सेटल क्योंकि करते हैं। आपको तो अपना लोन चुकाना है ना बैंक को, बिल्कुल बिल्कुल वो तो आपको रियायत नहीं देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए एक बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो बॉटम ऑफ द पिरामिड इज वेरी क्रेडिट हाँ, वर्दी। तो पुराने तो समय वहाँ से अभी लेके भी आज ये है तक। कि किसी का कर्ज नहीं छोड़ना चाहिए, दे देना चाहिए। बिल्कुल। वो सोच पुराने है। जमाने से आज तक 99% कस्टमर टाइम पे देते आए हैं। कभी कभी वो रहा है कि जैसे कि आप डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हाँ, थोड़ा दिक्कत जेन्युइन आई। इशू है। कोविड के टाइम जो कि सबसे बड़ा दिक्कत का माहौल था कि आरबीआई ने मॉरेटोरियम अनाउंस कर दिया था। तो ऑलमोस्ट जो हमारी कलेक्शन 99% थी, हमें सबको मॉरेटोरियम देना पड़ा जिस जिस कस्टमर को चाहिए था। तो वो कलेक्शन पहले महीने में सिर्फ 10% पहुंच गए।
तो 99% से 10%, और साथ में ये प्रॉमिस के 6 महीने तक आपको नहीं देना है लोन। तो पूरी इंडस्ट्री का ये था कि ये अनसिक्योर्ड लोन है, और कस्टमर को अगर आप सही टाइम पे नहीं पैसा दिया तो वो कभी नहीं देगा। बट पूरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे सब कस्टमर वापस आए। इससे पहले के 6 महीने कंप्लीट होते उससे पहले ही जो कलेक्शन एफिशिएंसी 10% पे पहुंच गई थी वो करीब 90% पहुंच गई। और उसके बाद भी आज के दिन में धीरे धीरे वो कलेक्शन एफिशिएंसी 99% पहुंच गई है फिर से। जो कस्टमर हैं रेगुलर वो दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, रूरल बोरोअर इज क्रेडिट वर्दी और वो पैसा देना चाहता है। हाँ, समस्या किसी के साथ भी आ सकती है, वो अर्बन में हो या रूरल में हो। तो उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। बाकी रूरल बोरोअर बाय एंड लार्ज इज क्रेडिट वर्दी। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सदफ, आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, इतनी अच्छी तरह से सिंपल तरीके से आपने समझाया इतना बड़ा सेक्टर। थैंक यू। थैंक यू फॉर